आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कंप्यूटर के विकास और उसके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। वीडियो में आगे जाने से पहले आज का विचार देख लेते हैं। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। तो आपके सामने आपकी जिंदगी में कोई भी कठिनाई है, हार नहीं माननी है, उसका डट कर मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देख चुके हैं। आज उन्हीं का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। फर्स्ट, लेडी अगास्टा। लेडी अगास्टा ने एनालिटिकल इंजन का पहला एनालिटिकल इंजन जो है, चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो जो एनालिटिकल इंजन है उसमें पहला प्रोग्राम डालने का काम लेडी अगास्टा ने किया था, अतः उन्हें दुनिया का प्रोग्रामर कहा जाता है, या फिर प्रथम प्रोग्रामर कहा जाए तो यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उन्हें 2 अंकों की संख्या, बाइनरी सिस्टम 0 और 1 जो बाइनरी सिस्टम है उसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, तो इसे आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाए तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए चार्ल्स बेबेज होना चाहिए। ठीक है। मार्क वन आईबीएम कंपनी जो है, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक एक कंपनी है। उसके सहयोग से वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने उसके निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना विद्युत, यहाँ पर देखना है स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र का आविष्कार किया। इसका नाम दिया गया मार्क 1। ठीक है। तो कैसा, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी यंत्र पूछा जाए तो आपको सेलेक्ट करना है वहां पर मार्क 1। एबीसी एटोनॉस बेरी कंप्यूटर। 1939 में जॉन एटोनॉस और किल्डफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, का आविष्कार किया। इसका नाम इन्हीं के नाम पर ABC रखा गया, एटोनॉस ऑफ क्लिफोर्ड बेरी, जो वैज्ञानिक का नाम है उसी के नाम पर जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उसका नाम रखा गया। तो पहला संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाएगा तो ABC। ठीक है। अब देखते हैं ENIAC, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कैलकुलेटर। ठीक। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मुचली, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम था ENIAC। एडवेक, ठीक है, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था, जो पहला 1946 में जो कंप्यूटर बना था वो। ठीक है। इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी और एडवेक का आविष्कार किया। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और अनुदेशों, इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। किन्हें? डॉक्टर वॉन न्यूमैन को। यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यह प्रथम कंप्यूटर का उपयोग व्यापारिक और अन्य उपयोग के लिए, व्यापारों के लिए जो उपयोग होने लगा, ठीक है, उस कंप्यूटर का नाम है यूनिवेक। इसका आविष्कार 1954 में किसने किया? जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने किया। GEC ने यूनिवेक का आविष्कार किया। इसका प्रयोग कहाँ होने लगा? व्यापार में। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, एक टर्म है माइक्रो प्रोसेसर। तो 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम था इंटेल 4004, ठीक है, का निर्माण
किया, जिसने कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में क्या ला दी, क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण होना संभव हो पाया, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। ठीक है, जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा तो आकार छोटा हो गया और उसे माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया गया। इंटेल, पेटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ माइक्रो प्रोसेसर के उत्पादक ब्रांड है। एप्पल II 1977 में व्यावसायिक कंप्यूटर फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसका नाम था एप्पल II। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको हमने देख लिया है, GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कंप्यूटर के वर्गीकरण में अब देखेंगे किस किस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हार्डवेयर के आधार पर किया गया है, उसके साइज और आकार के आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है तथा उसके परफॉर्मेंस के आधार पर, पर्पस के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहले देख लेते हैं हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में इसको कवर कर लिया है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ऐसे करके इनकी क्या क्या विशेषता है उसको समरी में अभी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर पीढ़ियों के नाम दिया है, कब से कब तक है, और यहाँ हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या, मेमोरी, गणना में जो प्रयुक्त समय था, उपयोग, विशेषता, उदाहरण और गुण और दोष के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। एक एक करके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक, 1942 से 1955 तक। हार्डवेयर में क्या यूज किया जाता था, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो 0 और 1 का प्रोग्राम ही स्टोर होता था। जो यूज होता था लैंग्वेज वो है मशीनी भाषा, 0 और 1 का। मेमोरी में पंच कार्ड और पेपर टेप यूज होता था। गणना गति तो इसकी स्पीड थी ms, मिली सेकंड। उपयोग कहां, तो वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग में इसका उपयोग किया जाता था। विशेषता विद्युत और यांत्रिक मशीन थी। ठीक है, उदाहरण है ENIAC, EDVEC, यूनिवेक 1, मार्क 1, ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। गुण और दोष, यह बहुत खर्चीला, आकार में बड़ा, ऊर्जा की खपत अधिक होती थी और इसमें त्रुटि की संभावना अधिक थी। ठीक है, उसके बाद आया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय था 1956 से 1964। इसमें निर्वात ट्यूब के जगह पर क्या यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर। सॉफ्टवेयर था उच्च असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी में यूज होता था चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। इसकी गति थी माइक्रोसेकंड और उपयोग वैज्ञानिक और व्यापारिक उपयोग में इसका उपयोग होता था। विशेषता थी मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि व सॉफ्टवेयर। जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसकी तुलना में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो गया, आकार में छोटा हो गया। इसकी मेमोरी जो है क्षमता में इंक्रीज हुआ, यानी कि वृद्धि हुई। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। तो IBM 1401 इसका उदाहरण है, यूनिवेक इसका उदाहरण है, PDP-8 इसका उदाहरण है। ठीक है, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। गुण और दोष देख लेते हैं। तो ये बहुत खर्चीला, जो पहले की अपेक्षा खर्चीला कम था और इसका साइज छोटा था और स्पीड भी अधिक थी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर समय कब, 1965 से 1975। हार्डवेयर में क्या यूज होता था, इंटीग्रेटेड चिप, SSI, MSI। ठीक है, और सॉफ्टवेयर यूज होता था उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण हुआ यहाँ पर। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था इसमें। और मेमोरी, चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि होने लगी। स्पीड इसकी और बढ़ गई, नैनो सेकंड हो गया। उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग अब पर्सनल यूज के लिए किया जाने लगा। विशेषता थी इसकी हार्डवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग होता था। ठीक है, IBM 360, PDP-11 ये इसके उदाहरण हैं। पहले की तुलना में इसकी गति तीव्र हुई, आकार छोटे हुए और सस्ते हुए और उपयोग आसान होने लगा। आगे बढ़ते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1976 से 1989, 1976 to 1989। हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा यहाँ पर।
VLSI यूज हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास हुआ। ठीक है, सॉफ्टवेयर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, सी भाषा का पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयोग होने लगा। मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के युग में यूज हुआ, गति था इसको पिकोसेकंड PS। उपयोग कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि हुई। विशेषता एक साथ कई कार्य करने की क्षमता, उदाहरण है IBM PC XT एप्पल PC, ये सब उस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। गुण और दोष देख लेते हैं। अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र, उच्च क्षमता, उच्च गति, ठीक है उसकी, और उपयोग में ये आसान होते थे। पंचम पीढ़ी 1990 से अब तक का जो कंप्यूटर है वो पांचवी पीढ़ी का कहा जाता है। ठीक है, यूज क्या होता है हार्डवेयर में? ULSI, SLS, नोटबुक, लैपटॉप, नेट का विकास, ये सब हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सॉफ्टवेयर के रूप में यूज होने लगा। मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण की क्षमता, इसकी गति बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया में मनोरंजन के लिए इसका उपयोग होने लगा। प्लग एंड प्ले का जो सिस्टम होता है वो आ गया। अब जो हार्डवेयर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लग और प्ले कर सकते हैं। उदाहरण है IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ये सब उसके उदाहरण हैं। और अति छोटे साइज में बहुत छोटा और अति तीव्र हो गया। तो ये जो जनरेशन में हम लोग पढ़े हैं उसका एक समरी था। अब देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? वे कंप्यूटर जिसका उपयोग भौतिक इकाइयों दाब, ताप, लंबाई, गति आदि को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि बात करते हैं मौसम विज्ञान की। आपको जब हवा का दाब, वातावरण में नमी या बारिश कितनी हुई, या आज का सबसे कम या सबसे ज्यादा तापमान कितना था, इन सब आंकड़े को इकट्ठा करना है तो इसके लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। वर्षामापी, ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वर्षामापी, रेन गेज में, इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा नापी जा सकती है। आर्द्रमापी, ठीक है, इसे वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। एनीमोमीटर, इसमें वायु की गति को नापा जा सकता है। यानी सब ये उपरोक्त जो सभी है वो एनालॉग कंप्यूटर के भौतिक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिन्हें आमतौर पर प्रयोग करते हैं अपने घरों में, कार्यालयों में डिजिटल तरीके से डाटा को फीड किया जाता है और आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अधिकतम डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं और बाजारों में ही इसी का उपयोग हो रहा है। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण हाइब्रिड कंप्यूटर में पाए जाते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। इनका काम एनालॉग कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। इसका उपयोग चिकित्सा, मौसम विज्ञान में ज्यादा किया जाता है। अब आकार के आधार पर देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इन 5 भागों में आकार के आधार पर बांटा गया है। चलो देखते हैं, पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है और सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है। इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और उसका डाटा का और निर्देशों का उपयोग जो होता है उसके जो डंब टर्मिनल होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। इसमें होता है केंद्रीय डेटाबेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है और सेंट्रल डेटाबेस इसमें उपयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार जो होता है वो नॉर्मल की तुलना में देखा जाए तो बहुत बड़ा आकार का होता है। इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेस करने की गति भी ज्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसमें एक साथ लोग जो है बहुत सारे कार्य एक साथ अलग अलग कार्य कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ग,
अतः इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे तो हम देखेंगे टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखेंगे। इसके बारे में आगे के जो वीडियो लेक्चर है उसमें चर्चा करेंगे। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, रेलवे में, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में किया जाता है। अगला है मिनी कंप्यूटर। ये आकार के आधार पर देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों को साझा उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर रिसोर्स का क्या होता है? शेयरिंग होता है, रिसोर्स शेयरिंग। उपयोग, यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। एक रोचक तथ्य है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अगर भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाए तो क्या होगा? बेंगलुरु होगा। एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर किसी उपकरण जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। माइक्रो कंप्यूटर किसी एक विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, इसे एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे वॉशिंग मशीन में टाइमर होता है, माइक्रोवेव में टाइमर वगैरह होता है, कार में टेलीविजन में, इन सब में जो मशीन लगी होती है उसका केवल वही काम होता है जिसके लिए उसको तैयार किया गया है। जैसे वॉशिंग मशीन होगा तो उसका वही काम होगा। इस कारण इसको क्या बोलता है? एम्बेडेड। केवल एक ही काम कर सकते हैं वो। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है। उसका उपकरण के कार्य को सरल बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर अगला प्रकार है साइज के आधार पर। इसका विकास 1970 में प्रारंभ हुआ जब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर उपयोग किया जाता है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि क्षमता इसकी कई गुना बढ़ गई। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया। कई माइक्रो कंप्यूटर को संचार माध्यम द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया जा सकता था। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है। देखते हैं आगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं और इसी के रूप है। अब इसी के बारे में देखते हैं। डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप इसे डेस्कटॉप भी कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाले जितने भी पीसी हैं पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही है। इसमें कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है और एक सिस्टम यूनिट अलग से होता है। सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। ठीक है, आजकल हम जो घरों में व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते हैं कंप्यूटर को, वह कंप्यूटर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने के क्षमता वाला होता है, अर्थात मल्टीटास्किंग होता है। पीसी को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में जोड़कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। कुछ प्रमुख पीसी निर्माता जो पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, IBM है, लेनोवो है, एप्पल है, कैम्पैक है, जेनथन है, HCL, HP, ये सब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। उपयोग कहाँ? तो उपयोग देख लेते हैं। इस पीसी का
विस्तृत उपयोग घर में, ऑफिस में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन, डाटा संग्रहण के क्षेत्र में और प्रकाशन के अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग होने लगा है। पीसी का विकास 1900, अब देखते हैं पीसीएक्सटी 1981 में इसका विकास हुआ। माइक्रो प्रोसेसर 18088 का प्रयोग, इसमें क्या है 18088 का प्रयोग हुआ। ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता को बढ़ा दी गई तथा पीसीएक्सटी और इसका नाम क्या दिया गया, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। फुल फॉर्म को आप लोगों को याद रख लेना है। अगला मेरे इस YouTube चैनल में फुल फॉर्म का अलग से वीडियो है, आप उन्हें जाकर देख भी सकते हैं। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बनी पीसी को पीसी-80 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर पीसी-80 ही कहा जाता है। अब देखते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर सिमुलेशन का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नोटबुक या लैपटॉप। नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप यह नोटबुक के आकार का एक सामान्य कंप्यूटर है जिसे ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं इसमें होती है। क्योंकि इसका उपयोग गोद में रखकर किया जाता है अतः इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। नोटबुक का लैपटॉप इसका जो आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है। आगे देखते हैं। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट से इसको जोड़ा जा सकता है। नेटबुक यह नोटबुक या लैपटॉप का लघुतम संस्करण है। इस टैबलेट कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें इनपुट के लिए पेन यानी कि टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, स्टाइलस का उपयोग किया जाता है। टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। इसे वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह किया जा सकता है। चूंकि लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग हाथ में रखकर किया जाता है अतः इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। IBM कंपनी का आईपैड लैपटॉप कंप्यूटर का एक उदाहरण है। अब देखते हैं पॉमटॉप यह बहुत ही छोटे आकार के कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज द्वारा इनपुट दिया जाता है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक छोटा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किया जा सकता है। इसे फोन की तरह उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं स्मार्टफोन से तो सभी परिचित हैं, सभी यूज भी करते हैं। स्मार्टफोन एक मोबाइल फोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद रहती है। इसमें डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टैबलेट या PDA कंप्यूटर है, इसका प्रयोग वैकल्पिक फोन की तरह किया जाता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन मुख्यतः एक फोन है जिसका उपयोग कंप्यूटर के प्रोसेसिंग, कुछ कार्य तथा इंटरनेट के प्रयोग करने के लिए किया जाता है। स्मार्टफोन का उपयोग एक हाथ से किया जा सकता है जबकि टैबलेट और PDA का उपयोग दोनों हाथों से चलाना पड़ता है। स्मार्टफोन, टैबलेट तथा PDA हैंड हेल्ड डिवाइस भी कहा जाता है। हैंड हेल्ड डिवाइस कहा जाए तो स्मार्टफोन, टैबलेट और PDA ये सभी हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाएंगे। लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट और तथा PDA इन सब में क्या अंतर है वो देखते हैं। लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट तथा PDA में अंतर, ठीक है। कंप्यूटर तकनीक में हो रहे विकास और उपकरणों के विकास में उपकरणों के आकार में आई कमी ने इन उपकरणों के बीच में अंतर को बहुत ही कम कर दिया है। इन उपकरणों के बीच में एक रेखा खींच पाना अत्यंत कठिन है। देखते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप
कंप्यूटर का मोबाइल संस्करण है। इसके कीबोर्ड, माउस, स्पीकर उपकरण के साथ ही बना होता है। इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर के सभी विशेषताएं रहती है, हालांकि प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता अपेक्षाकृत कम रहती है। लैपटॉप में डेस्कटॉप की अपेक्षा स्पीड और प्रोसेसिंग स्टोरेज क्षमता कम रहती है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें उसकी स्पीड तथा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है। नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर का, नोटबुक जो है लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है। इसका वजन अपेक्षाकृत कम होता है, इसे साथ में लेकर घूमना आसान होता है। इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार 12 से 15 इंच तक हो सकता है। नोटबुक कंप्यूटर को मुख्य गतिमान अवस्था में इंटरनेट तथा उससे जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता की अपेक्षा नेटवर्क स्पीड ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार लगभग 10 से 14 इंच तक रहता है। नोटबुक में सामान्यतः ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यूज नहीं होता। टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग नहीं होता। डाटा तथा निर्देशों को डालने के लिए स्टाइलस या टच स्क्रीन या वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप, नोटबुक तथा नेटबुक का प्रयोग गोद में रखकर किया जाता है, जबकि टैबलेट कंप्यूटर का उपयोग तथा स्मार्टफोन का प्रयोग हाथ में पकड़कर किया जाता है। मतलब ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं। अब अगला प्रकार है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण मेमोरी वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले 1000 प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इसमें मल्टीटास्किंग, समानांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़े में तोड़कर अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न किया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में नापी जाती है। यह फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य है कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी कार्य से है जिसमें भिन्न संख्याएं फ्रैक्शनल नंबर शामिल होते हैं। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। 1 पेटाफ्लॉप्स इक्वल टू 1015 फ्लॉप्स, 10 की पावर 15 फ्लॉप्स, 1015 फ्लॉप्स। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका के रिसर्च कंपनी को दिया जाता है। इसकी स्थापना साइमोर क्राई ने किया था। ठीक है, क्रे या क्राई। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए साइमोर क्राई को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब देखते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उपयोग सुपर कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे कि वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन, पेट्रोलियम उद्योग, तेल के भंडारण का पता लगाने के लिए, वायुयान, ऑटोमोबाइल उद्योग में डिजाइन करने के लिए, अंतरिक्ष में, मौसम विज्ञान में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा के क्षेत्र में, कंप्यूटर का परमाणु भट्टियों के सब ऑप्टिकल्स परीक्षण करने में आदि में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CDAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ है कार्यालय? तो पुणे में है। और परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय CDAC के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया, जिसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स, मतलब 1 टेरा इक्वल टू 10 की घात 12 यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। परम युवा 11 सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में CDAC द्वारा विकसित किया गया। यह सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना जो है 500 टेराफ्लॉप्स है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों में, जैसे कि अमेरिका, जापान, चीन और इजराइल और भारत के पास उपलब्ध है।
अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा किया गया। पेस प्रोसेसर ऑफ द एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवैल्यूएशन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग, ठीक है, अनुराग, इसका भी फुल फॉर्म है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है, एनालिसिस ये जुड़ा हुआ है ग्रुप हैदराबाद के द्वारा, तथा DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, ठीक है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लोरोसावर्स का विकास NAL नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गारी कास्परोव को पराजित कर दिया था। यह 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकती थी। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं तक था। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।